तो कैसे हैं सब लोग। आज एग्जाम स्पेसिफिक एनसीईआरटी में हम बात करने जा रहे हैं अबाउट द दिल्ली सल्तनत। इससे पहले पिछली क्लास के अंदर हमने बात की थी अबाउट द अर्ली अरब एंड टर्क इन्वेजन्स इन इंडिया, जिसमें हमने बात की थी हमारे पहले आउटर इन्वेडर, मेनली हमारे मुस्लिम इन्वेडर हमें देखने को मिलते हैं मोहम्मद कासिम के बारे में। 712 सीई के अंदर हमें उनका इन्वेजन देखने को मिलता है। ही वाज बेसिकली एन अरब इन्वेडर। उसके बाद महमूद ऑफ गजनी फ्रॉम 1001 टू 1021 CE, around 17 times he raided India, including the famous loot of the Somnath temple in 1025 CE. एंड उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट टर्क इन्वेडर हमें देखने को मिलते हैं मोहम्मद घोरी, ऑल्सो नोन एज द मोहम्मद ऑफ घोर। उनके इन्वेजन के बाद हमें एक बहुत ही बड़ी डायनेस्टी या फिर सल्तनेट, जिसको हम सल्तनत कहते हैं हिंदी के अंदर, उसकी फॉर्मेशन हमें देखने को मिलती है। उसका नाम था दिल्ली सल्तनत या फिर द दिल्ली सल्तनेट। आज इसी के बारे में हम बात करेंगे। काफी बड़ा जो है ये वास्ट टॉपिक हमें देखने को मिलता है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग भी, तो इसको जो है हम दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें सबसे पहले आज जो हम करेंगे यहां पर, वो हम पहली तीन डायनेस्टीज के बारे में बात करेंगे दिल्ली सल्तनत की। दिल्ली सल्तनत की डायनेस्टीज हो गई, मुगल एम्पायर के जो मेन हमारे किंग्स हो गए फ्रॉम बाबर टू औरंगजेब, या फिर इससे पहले जितना हम कर चुके हैं अबाउट द मौर्यन एम्पायर एंड द गुप्ता, द इंपीरियल गुप्ताज। इनकी जो टाइमलाइंस हैं, जो टाइम पीरियड्स हैं, आपको फिंगर टिप्स पे जो है वो याद होनी चाहिए अगर आप यूपीएससी प्रिपेयर कर रहे हैं। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज हमें देखने को मिलती हैं। फिलहाल अगर हम बात करें दिल्ली सल्तनत के बारे में, दिल्ली सल्तनत के अंदर हमें 5 डायनेस्टीज जो हैं वो देखने को मिलती हैं। सबसे पहले हमारी द मामलुक या फिर द स्लेव डायनेस्टी। लास्ट क्लास में हम बात कर चुके हैं थोड़ी बहुत कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। ही वाज बेसिकली अ स्लेव गवर्नर ऑफ मोहम्मद घोरी, ऑल्सो नोन एज मोहम्मद ऑफ घोर। मोहम्मद घोरी जो है इनको यहाँ पर छोड़ के गए थे जब वो वापस जा रहे थे अपने घुरीद एम्पायर की तरफ। एंड कुतुबुद्दीन ऐबक ने यहाँ पर रहकर स्लेव डायनेस्टी की जो है वो शुरुआत की। एंड दिल्ली सल्तनत की शुरुआत भी हमें तभी से देखने को मिलती है। साल था हमारा 1206 CE से लेके 1290 तक हमें स्लेव डायनेस्टी देखने को मिलती है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड्स हो जाते हैं हमारे फिंगर टिप्स पे, हमें मुंह जुबानी ये याद रहना चाहिए अगर आप यूपीएससी या फिर स्टेट पीसीएस प्रिपेयर कर रहे हैं। तो अगला हमें देखने को मिलता है द खिलजीज, या फिर इनको खलजीज भी कहा जाता है। द खलजी डायनेस्टी, इसकी जो स्थापना हमें देखने को मिलती है, एस्टैब्लिशमेंट हमें देखने को मिलती है, इट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय जलालुद्दीन खिलजी। एंड सबसे इंपॉर्टेंट रूलर हमारे अलाउद्दीन खिलजी भी इसी टाइम पीरियड में हमें देखने को मिलते हैं, द टाइम पीरियड ऑफ द खिलजीज। हालांकि काफी शॉर्ट लिव्ड डायनेस्टी थी ये, 1290 से सिर्फ 1320 तक हमें इसका रेन देखने को मिलता है। इट वॉज द शॉर्टेस्ट लिव्ड डायनेस्टी ड्यूरिंग द दिल्ली सल्तनत टाइम पीरियड। इसके बाद हमें सैयद्स देखने को मिलते हैं जिनका भी टाइम पीरियड काफी हमें छोटा देखने को मिलता है। फिलहाल खिलजीज के बाद जो हमारी नेक्स्ट डायनेस्टी थी दैट वाज द तुगलक्स, द तुगलक डायनेस्टी। इसके जो संस्थापक हमें जो इस्टेब्लिशर देखने को मिलते हैं, ही वाज नोबडी एल्स बट घियासुद्दीन तुगलक। इनका जो टाइम पीरियड है हमारा दैट वाज फ्रॉम 1320 टू 1414 CE। देन इसके बाद हमारे सैयद्स आते हैं। सैयद डायनेस्टी के जो संस्थापक हमें देखने को मिलते हैं, द एस्टैब्लिशर, ही वाज नोबडी एल्स बट खिज्र खान, जो हमें तैमूर से भी रिलेटेड देखने को मिलते हैं। उनके बारे में अभी कुछ देर के अंदर हम बात करेंगे। सैयद्स का टाइम पीरियड हमें 1414 से लेके 1451 CE के बीच में देखने को मिलता है। एंड द लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट में से एक, द लोधी डायनेस्टी। लोधीज की जो स्थापना की थी, जो एस्टैब्लिशमेंट की थी, वो हमें देखने को मिलता है बाय बेहलोल लोधी इन 1451। एंड दिस डायनेस्टी लिव्ड अक्रॉस 1526 CE, जब हमें पहला बैटल ऑफ पानीपत जो है वो देखने को मिलता है बिटवीन बाबर, द एस्टैब्लिशर ऑफ द मुगल एम्पायर, एंड इब्राहिम लोधी। एंड 1526 तक हमें जो है दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड देखने को मिलता है 1206 से शुरू होकर। तो ये जितनी भी डायनेस्टीज है हमारी, ये हमारी फिंगर टिप्स पे जो है वो होनी चाहिए अगर आप यूपीएससी या फिर स्टेट पीसीएस जो है वो प्रिपेयर कर रहे हैं। इसके अलावा इससे पहले भी मैं बात कर चुका हूं,
जब हम एंशियंट टाइम पीरियड जो है वो देख रहे थे, तब हमने देखा था कि मौर्याज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। 322 BCE व्हेन चंद्रगुप्त मौर्य एस्टैब्लिश द मौर्यन एम्पायर टिल इट लिव्ड अराउंड 185 BCE के बीच में हमें देखने को मिलता है मौर्यन एम्पायर का टाइम पीरियड। ये हमें याद होना चाहिए। इसके बाद जब हम बात कर रहे थे इंपीरियल गुप्ताज के बारे में, तब हमने देखा था उनका जो टाइम पीरियड था 320 CE से लेके अराउंड 467 CE, फ्रॉम द रेन ऑफ चंद्रगुप्त द फर्स्ट टिल स्कंदगुप्त हमें देखने को मिलता है इंपीरियल गुप्ताज का टाइम पीरियड। तो ये जो है हमें मुंह जुबानी याद होने चाहिए, हमारे फिंगर टिप्स पे ये चीजें होनी चाहिए। आगे जब हम बढ़ेंगे मुगल एम्पायर की तरफ, वहां पर हमें बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां एंड औरंगजेब, इनके टाइम पीरियड्स भी जो है हम देखेंगे, एंड वो भी जो है आपको अच्छे से याद होने चाहिए। फिलहाल यहां पर आगे देखते हैं दिल्ली सल्तनत के बारे में। 1526 तक हमें देखने को मिलता है, 1206 से शुरू होकर अराउंड 300 साल का समय हमें यहाँ पे देखने को मिलता है दिल्ली सल्तनत का। फाउंडेड आफ्टर मोहम्मद घोरीज डेथ इन 1206, जैसा कि हम बात कर चुके हैं, मोहम्मद घोरी जब वापस जा रहे थे यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान को हराकर एंड अपना एक्सपेंशन निकालकर टुवर्ड्स द एरियाज ऑफ उत्तर प्रदेश एंड बिहार, जब वो वापस जा रहे थे तब उनकी जो है खोखर के कबीलों के द्वारा मौत उनकी हमें देखने को मिलती है। उसके बाद जो सारा का सारा जिम्मा था यहाँ पे दिल्ली सल्तनत जब फॉर्म हुई थी, तब हमें देखने को मिलता है कुतुबुद्दीन ऐबक, जो उनके स्लेव गवर्नर हमें देखने को मिलते हैं, वो जो है यहाँ पे दिल्ली सल्तनत की एंड द स्लेव डायनेस्टी की शुरुआत करते हैं। हिज स्लेव जनरल कुतुबुद्दीन ऐबक एस्टैब्लिश्ड एन इंडिपेंडेंट किंगडम known as the slave dynasty। आगे देखते हैं, the Delhi Sultanate marked the beginning of Muslim rule in northern India, replacing the fragmented Rajput states। अब fragmented का मतलब क्या है? यहाँ पर राजपुताना स्टेट्स हमें देखने को मिलती हैं उस समय पर, they were divided, they were not united, इस वजह से इनको हम fragmented जो है वो कहते हैं। खासकर आफ्टर द डेथ ऑफ पृथ्वीराज चौहान हमें देखने को मिलता है कि राजपुताना किंगडम्स जो पहले ही यूनाइटेड नहीं थे, अब वो और ज्यादा जो है वो बिखर जाते हैं। तो ये हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। आज की क्लास में हम पहली 3 डायनेस्टीज के बारे में बात करने जा रहे हैं, अबाउट द स्लेव डायनेस्टी, द खिलजीज एंड द तुगलक्स। इन 3 डायनेस्टीज के बारे में आज हम बात करेंगे। बाकी की जो 2 डायनेस्टीज है हमारी, द सैयद्स एंड द लोदीज, इसके अलावा द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कल्चर ऑफ द दिल्ली सल्तनत, ये हम अगली क्लास में जो है वो कवर करेंगे। आज हमारी पहली 3 डायनेस्टीज के बारे में हम बात करेंगे। फिलहाल अब आगे बढ़ते हैं, कौन कौन से सोर्सेज हमें देखने को मिलते हैं दिल्ली सल्तनत के टाइम पीरियड के, ये हमें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। इससे पहले पिछली क्लास के अंदर हमने बात की थी अबाउट अल बिरौनी, जो कि हमें देखने को मिलते हैं महमूद ऑफ गजनी के साथ भारत आए थे। उनकी स्टडीज हमें देखने को मिलती है, ही कंपेयर्ड द इंडियन कल्चर एंड द टर्क कल्चर एंड देन रोट अ बुक नेम्ड तहकीक ए हिंद। उसके बाद हमें क्या क्या देखने को मिलता है? सबसे पहले हमें हसन निजामी की किताब ताज उल मासीर जो है वो देखने को मिलती है ऑन कुतुबुद्दीन ऐबक एंड इल्तुतमिश, द फर्स्ट 2 रूलर्स ऑफ द स्लेव डायनेस्टी। आगे हमें तबाकत ए नसीरी बाय मिनहाज ए सिराज ऑन द अर्ली सुल्तान्स, ये हमें खिलजीज के टाइम पीरियड तक शुरू होता हुआ हमें मोहम्मद कासिम से जो है वो दिखाई देता है, वहां से लेके अलाउद्दीन खिलजी तक जो है हमें देखने को मिलता है मिनहाज ए सिराज द्वारा रचित तबाकत ए नसीरी के अंदर। इसके बाद तारीख ए फिरोज शाही जियाउद्दीन बरानी ने लिखी थी फिरोज शाह तुगलक के रेन के दौरान। इन्होंने ही जो है मोहम्मद बिन तुगलक का भी कवर किया, एंड उससे पहले हमें जितने भी राजा देखने को मिले दिल्ली सल्तनत के अंदर, जितने भी सुल्तान देखने को मिले, सबके बारे में जो है एक डिटेल्ड अकाउंट हमें तारीख ए फिरोज शाही के अंदर देखने को मिलती है। हालांकि दिस इज मेनली कंपोज ड्यूरिंग द रेन ऑफ फिरोज शाह तुगलक, तो उनके रेन के बारे में ज्यादा हमें देखने को मिलता है, बट हमें थोड़े बहुत मेंशंस बाकी सुल्तान्स के भी देखने को मिलते हैं। आगे हमें तारीख ए मुबारक शाही देखने को मिलती है। मुबारक शाह वाज अ रूलर ऑफ द सैयद डायनेस्टी। ये जो है याह्या बिन अहमद सिरहिंदी ने जो है इस किताब को लिखा था, एंड मुबारक शाह के रेन के दौरान क्या क्या चीजें हुई थी ये हमें देखने को मिलता है। काफी इंपॉर्टेंट हमारी ये 4 बुक्स हैं। इससे पहले तहकीक हिंद के बारे में हम बात ऑलरेडी जो है वो कर चुके हैं पिछली क्लास के अंदर, तो ये 5 बुक्स हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है टू नो अबाउट द Delhi Sultanate in detail. If we talk about the literary or contemporary chronicles, contemporary का मतलब होता है साथ साथ चलने वाला। Like for example, हम लोग अभी आप जो क्लास देख रहे हैं and मैं, we are existing in 2025, तो इसका मतलब ये हुआ कि we are contemporaries of each other, हम जो है साथ साथ चल रहे हैं। तो यहाँ पे साथ साथ क्या चल रहा है दिल्ली सल्तनत के हमें देखने को मिलता है, ये सारी किताबें उसी समय पर जो है वो लिखी गई थी।
तो यहाँ पे हमें कंटेम्प्रेरी क्रॉनिकल्स में ये 4 से 5 किताबें याद रखनी है। आगे हमें देखने को मिलता है ट्रैवलर्स अकाउंट्स। ट्रैवलर्स कौन थे? जो उस समय में बाहर के देशों से आए हुए दिल्ली सल्तनत के टाइम पीरियड में हमें देखने को मिलते हैं, जिन्होंने लिखी किताबें जब वो यहाँ पर उस समय पे रह रहे थे। यहाँ पे हमें देखने को मिलता है जो भी ट्रैवलर्स के अकाउंट्स रहते हैं, दे आर फ्रॉम अ न्यूट्रल पर्सपेक्टिव। उनको जो है एज सच कोई ये नहीं कहता कि आपको यही चीज लिखनी है या फिर आपको वही चीज लिखनी है, जो वो खुद फील करते हैं वो चीज वो लिखते हैं। इसी वजह से ट्रैवलर्स के जो अकाउंट्स हैं वो हमें देखने को मिलता है कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं हमारी हिस्ट्री को जो है वो एच करने के लिए। इब्न बटूता हमें देखने को मिलते हैं, मोरक्को से ये आए थे। मोरक्कन ट्रैवलर ड्यूरिंग मोहम्मद बिन तुगलक्स रेन एंड मार्को पोलो, बाराबोसा एंड अदर प्रोवाइड इनसाइट्स ऑन ट्रेड एंड सोसाइटी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द दिल्ली सल्तनत। काफी इंपॉर्टेंट है, खासकर कि मार्को पोलो एंड इब्न बटूता हमें देखने को मिलते हैं। आगे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के अंदर हमें बहुत ऑब्वियस सी बात है, हमें देखने को मिलते हैं हमारे कुतुब मीनार हो गया, अलई दरवाजा हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स हैं। हमारे पर्शियन आर्किटेक्चर जो है हमें साफ साफ झलकता हुआ इनमें दिखाई देता है। बड़े बड़े डोम्स का हमें शुरुआत यहीं पे देखने को मिलती है। आगे जाके जब शाहजहां के रेन के दौरान हम देखेंगे कि कैसे बड़े डोम्स को जो है एक अच्छे स्ट्रक्चर के तौर पे ताजमहल के अंदर इस्तेमाल किया गया, कौन कौन सी टेक्निक्स का इस्तेमाल किया गया आर्कियोलॉजिकली वाइज, वो हम आगे देखेंगे जब हम ताजमहल के बारे में देखेंगे। फिलहाल यहाँ पे मॉन्यूमेंट्स के अंदर हमें जो चीजें याद रखनी है वो है कुतुब मीनार एंड द अलई दरवाजा। इसके बाद कॉइन्स की बात करें, शो सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर एंड इकोनॉमिक पॉलिसी। खासकर जो हमें कॉइन्स इल्तुतमिश के देखने को मिलते हैं, द जीतल एंड द टंका, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉइन्स हमें देखने को मिलते हैं। अभी कुछ देर के अंदर हम बात करेंगे इन कॉइन्स के बारे में भी। तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में हमारे मॉन्यूमेंट्स एंड कॉइन्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन की, अगर हम बात करें दिल्ली सल्तनत की। तो अब आगे बढ़ते हैं अपनी पहली डायनेस्टी की तरफ, जो हमें देखने को मिलती है स्लेव डायनेस्टी। पहले ही हम बात कर चुके हैं इनके टाइम पीरियड्स के बारे में, जैसा कि मैंने कहा आपको फिंगर टिप्स पे जो है ये याद होने चाहिए। सबसे पहले इनको मामलुक या फिर स्लेव डायनेस्टी भी जो है वो कहा जाता है। 1206 से लेके 1290 सीई के बीच में हमें इनका टाइम पीरियड देखने को मिलता है। फाउंडेड बाय ऑब्वियसली कुतुबुद्दीन ऐबक, हु वाज अ फॉर्मर स्लेव ऑफ मोहम्मद घोरी, आल्सो नोन एज मोहम्मद ऑफ घोर। आपको जो है कंफ्यूज नहीं होना, अगर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आ जाए कि मोहम्मद घोरी की जगह मोहम्मद ऑफ घोर लिखा हो तो आपको लगे कि भाई ये कोई और बंदा है, नहीं, ये मोहम्मद घोरी ही है। सेम इंप्लाइज फॉर महमूद ऑफ गजनी, आल्सो कॉल्ड महमूद गजनी। फिलहाल यहां देखते हैं आगे की रूलर्स की बात करें, 4 मेन रूलर्स हमें इसके अंदर देखने को मिलते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान एंड बलबन, आल्सो कॉल्ड घियासुद्दीन बलबन। ये सबसे इंपॉर्टेंट 4 रूलर्स हमें दिल्ली सल्तनत की स्लेव डायनेस्टी के अंदर देखने को मिलते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक बिल्ट द कुवत उल इस्लाम मॉस्क एंड लेड फाउंडेशन ऑफ द कुतुब मीनार। कुतुब मीनार की जो कंस्ट्रक्शन है वो स्टार्ट हमें होती हुई दिखाई देती है कुतुबुद्दीन ऐबक के रूल में, बट उसका जो कंप्लीशन हमें देखने को मिलता है दैट वाज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इल्तुतमिश। इल्तुतमिश की बात करें, मेड दिल्ली कैपिटल, गॉट द कैलिफल रिकॉग्निशन, मतलब कैलिफ ने जो है अब इल्तुतमिश के रेन के दौरान ये कहा कि अब जो है ये डायनेस्टी जो है आगे रूल कर सकती है, हम इसको जो है वो रिकॉग्नाइज करते हैं। इससे क्या हुआ, दिल्ली सल्तनत की जो पावर थी वो और ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि इससे पहले कुतुबुद्दीन के रूल तक ये माना जाता था कि भाई ये तो घुरीद एम्पायर का जो है एक एक्सटेंशन मात्र है, एक ऑफशूट है, एक वेसल है। बट कैलिफ के रिकॉग्निशन मिलने के बाद दिल्ली सल्तनत को जो है एक इंडिपेंडेंट डायनेस्टी की तरह से देखा जाने लगा ऑल ओवर द वर्ल्ड। इशूड द सिल्वर टंका एंड द कॉपर जीतल, जैसा कि हमने बात की एक बार, अगर हम फोटोज देख लें इनकी, कुछ इस तरह के ये दिखते थे, द कॉइन्स ऑफ इल्तुतमिश। दिस वाज द कॉपर कॉइन एंड दिस वाज द सिल्वर टंका एंड दैट इज द कॉपर जीतल। ये 2 कॉइन्स हमें देखने को मिलते हैं इल्तुतमिश के रेन के दौरान जो कि इशू कराए गए थे। इसके ऊपर आप देख सकते हैं कुछ इंस्क्रिप्शंस भी हैं पर्शियन लैंग्वेज के अंदर। आगे देखते हैं रजिया सुल्तान, इसके बाद हमें देखने को मिलती हैं 1236 से 1240, द ओनली वुमेन रूलर ऑफ ऑल द दिल्ली सल्तनत हमें देखने को मिलती है। ना सिर्फ स्लेव डायनेस्टी बल्कि पूरी की पूरी दिल्ली सल्तनत में हमें रजिया सुल्तान के अलावा कोई भी वुमेन रूलर देखने को नहीं मिलती, फर्स्ट एंड ओनली वुमेन रूलर। इसकी वजह से काफी ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन भी उन्होंने फेस किया था, बट उसके बावजूद रूलर बनने में सफल रही एंड करीब 4 साल तक इनका रेन हमें देखने को मिलता है। इनके जाने के बाद दिल्ली सल्तनत के अंदर हमें एक डिक्लाइन का पीरियड देखने को मिलता है, क्योंकि स्लेव डायनेस्टी के अंदर कुछ खास रूलर्स आ नहीं रहे थे, काफी वीक
रूलर्स हमें देखने को मिलते हैं। बट दैट फेज एंडेड आफ्टर द एंट्री ऑफ घियासुद्दीन बलबन। काफी पावरफुल रूलर हमें देखने को मिलते हैं, रूथलेस एंड पावरफुल। 1266 से 1287 इनका टाइम पीरियड हमें ये याद होना चाहिए। स्ट्रेंथेंड द मोनार्की एंड अडॉप्टेड अ नेम कॉल्ड जिलुल्ला विच मींस शैडो ऑफ गॉड। अपने आप को जो है भगवान की परछाई जो है ये कहा करते थे। इंट्रोड्यूस द सजदा एंड पे बॉस सिस्टम, मतलब राजाओं को हराने के बाद जो है उनको विवश किया था, उनको मजबूर किया था कि वो सजदा करें। सजदा को मतलब पता ही होगा कि उनके सामने जो है उनकी डोमिनेंस को एक्सेप्ट करें एंड खुद जो है वो सबमिट कर दें। किसके सामने? घियासुद्दीन बलबन के सामने। दीज वर नथिंग बट मेथड्स ऑफ ह्यूमिलिएशन फॉर अदर किंग्स। पे बॉस मतलब कि पैर चूमना होता है, सजदा का मतलब होता है उनकी डोमिनेंस को एक्सेप्ट करना। ये दो सिस्टम्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सजदा एंड द पे बॉस सिस्टम, जो कि हमें देखने को मिलता है। शुरू कब हुआ? घियासुद्दीन बलबन के रेन के दौरान। आगे हमें डिक्लाइन देखने को मिला। वीक सक्सेसर्स आफ्टर बलबन एंड द डायनेस्टी इवेंचुअली एंडेड इन 1290 सीई। 1206 से 1290 तक हमें स्लेव डायनेस्टी देखने को मिलती है। एक बार अगर हम मैप देखें इनका, तो ये हमें कुछ इस तरह का मैप ये देखने को मिलता है स्लेव डायनेस्टी का। अगर हम ईस्ट की तरफ बढ़ें तो वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश एंड बिहार के कुछ रीजन्स जो है इन्होंने कैप्चर कर लिए थे। नॉर्थ जो है ये पहले ही कैप्चर कर चुके थे। जो हमें देखने को मिलता है मोहम्मद घोरी जब इस एम्पायर की फाउंडेशन रखते हैं काफी टाइम पहले, तब जो इन्होंने जो रीजन्स कैप्चर किए थे वही आगे जाके दिल्ली सल्तनत की स्लेव डायनेस्टी के अंदर जो है वो कैरी फॉरवर्ड किए गए थे। बट आगे जो उनका हमें एक एक्सपेंशन देखने को मिलता है बिहार की तरफ, वेस्ट बंगाल की तरफ, वो रीजन्स भी आगे जाके ऐड हुए दिल्ली सल्तनत की स्लेव डायनेस्टी के अंदर। तो नॉर्थ के रीजन्स हमें कुछ इस तरह के देखने को मिलते हैं। साउथ की तरफ कोई एक्सपेंशन हमें इस समय पे देखने को नहीं मिलता है अंटिल द अराइवल ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। बात करेंगे अभी कुछ देर के अंदर उनके बारे में भी। तो ये थी हमारी द स्लेव डायनेस्टी। एनसीईआरटी के हिसाब से आपको 4 मेन रूलर्स के नाम जो है यहाँ पे याद रखने हैं। सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक, देन इल्तुतमिश, उसके बाद हमें देखने को मिलती है रजिया सुल्तान एंड एट लास्ट वी हैव घियासुद्दीन बलबन। इल्तुतमिश का एक सिस्टम और हमें बहुत इंपॉर्टेंट देखने को मिलता है, द इक्तादारी सिस्टम। इल्तुतमिश की अगर हम बात करें, द इक्ता या फिर इक्तादारी सिस्टम हमें देखने को मिलता है, इनका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इक्ताज वर नथिंग बट लैंड ग्रांट्स, जो कि दिए जाते थे ऑफिशियल्स को उनके काम के बदले इन ल्यू ऑफ सैलरी हमें देखने को मिलता है। कोई सैलरी जो है कैश में पेमेंट नहीं थी उस समय पे। उस समय पे हमें देखने को मिलता था कि लैंड ग्रांट्स जो है वो प्रोवाइड किए जाते थे अलग अलग ऑफिशियल्स को उनके काम के अकॉर्डिंग। द लैंड ग्रांट्स वर नोन एज इक्ताज एंड द पीपल रिसीविंग देम वर नोन एज इक्तादार्स। तो इक्तादारी सिस्टम की शुरुआत भी हमें इल्तुतमिश के रेन से देखने को मिलती है दिल्ली सल्तनत के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमें देखने को मिलती है। अब अगर हम आगे बढ़े टुवर्ड्स द खिलजी डायनेस्टी, इनकी स्थापना हमें देखने को मिलती है 1290 सीई के अंदर एंड इट वाज द शॉर्टेस्ट लिविंग डायनेस्टी। जैसा कि हम बात कर चुके हैं, सबसे छोटा टाइम पीरियड हमें देखने को मिलता है द खिलजी डायनेस्टी का ही। 1290 से लेके 1320 सी तक हमें इनका टाइम पीरियड देखने को मिलता है। फाउंडर की बात करें, जलालुद्दीन खिलजी हमें देखने को मिलते हैं वाज अ मॉडरेट एंड लीनियंट रूलर। बट आगे जब हमें देखने को मिलता है द रेन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, करीब 20 साल तक इनका रेन था फ्रॉम 1296 टू 1316। ही डिफीटेड द मंगोल्स अराउंड 5 to 6 टाइम्स। 5 से 6 बार हमें मंगोल इन्वेजन देखने को मिलता है सेंट्रल एशिया की तरफ से। बट अलाउद्दीन खिलजी जो है हर बार रेजिस्ट करते हैं एंड हर बार मंगोल्स को जो है वो रिट्रीट करना पड़ता है। डेक्कन एक्सपेडिशन अंडर मलिक काफूर, मलिक काफूर उनके बहुत इंपॉर्टेंट जनरल हमें देखने को मिलते हैं जो आगे जाकर साउथ की तरफ जो है वो एक्सपेंशंस निकालते हैं। और दिल्ली सल्तनत का जो एरिया है वो खिलजी डायनेस्टी के अंदर काफी बड़ा जो है वो हो जाता है। अगर हम ध्यान से देखें एक बार, इट वाज सेकंड ओनली टू द तुगलक डायनेस्टी। साउथ की तरफ का एक्सपेंशन, ये जो हमारा मार्क किया गया है कम ब्राउन कलर के अंदर, ये हमें मलिक काफूर के इन्वेजन्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं। वारंगल की तरफ हमें देखने को मिलता है, द्वार समुद्र की तरफ हमें देखने को मिलता है। ये सब जो है मलिक काफूर ने ऐड किया था दिल्ली सल्तनत के अंदर। बाकी जो हमें एरियाज देखने को मिलते हैं, कुछ एरियाज छूट जरूर गए बंगाल के, बट बाकी हमें गुजरात का रीजन एडेड दिखता है। सेंट्रल इंडिया के रीजन्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं। अलाउद्दीन खिलजी एंड द दिल्ली सल्तनत खिलजी डायनेस्टी के अंदर हमें
ये रीजन्स ऐड हुए दिखाई देते हैं। फिलहाल और बात करें अगर अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, इनके मार्केट रिफॉर्म्स भी हमें काफी इंपॉर्टेंट देखने को मिलते हैं। इसके अंदर प्राइस कंट्रोल एंड राशनिंग का सिस्टम हमें देखने को मिलता है। फिक्स्ड प्राइस हमें गुड्स के देखने को मिलते हैं, इस टाइम से शुरू हुए थे इनके काफी इंपॉर्टेंट द मार्केट एंड प्राइस कंट्रोल सिस्टम हमें देखने को मिलते हैं। मलिक काफूर के एक्सपेडिशन के अंदर हमें देवागिरी, वारंगल, द्वार समुद्र, मदुरई, ये 4 रीजन्स जो है वो एडेड दिखते हैं, जैसा हमने अभी मैप में देखा था। आगे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट द दाग एंड चेहरा, ऑल्सो नोन एज द दाग एंड हुलिया सिस्टम, ये हमें देखने को मिलता है अलाउद्दीन खिलजी के रेन के दौरान। ये चीजें जो है ऐड की गई थी। दाग इज नथिंग बट, ये घोड़ों के ऊपर हमें देखने को मिलता है, रॉयल हॉर्सेस के ऊपर एक स्पेशल टाइप का दाग या फिर सिंबल हमें देखने को मिलता है, जिससे पता चल सके कि ये घोड़े जो हैं वो रॉयल घोड़े हैं एंड कोई डुप्लीकेट घोड़ा या फिर कोई बाहर का घोड़ा जो है इनकी आर्मी में ना आ सके, टू मेंटेन द क्वालिटी ऑफ द कैवलरी एंड द हॉर्सेस। एंड इसके बाद चेहरा या फिर हुलिया सिस्टम के अंदर जो है फेशियल आइडेंटिटी को जो है वो रिकॉग्नाइज किया जाता था एंड कोई बहरूपिया आके आर्मी में शामिल ना हो जाए एंड आके इन्फिल्ट्रेट ना करे, ये हमें सिस्टम देखने को मिलता था अलाउद्दीन खिलजी के आर्मी के अंडर में। तो ये 2 सिस्टम्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, दाग चेहरा सिस्टम, ऑल्सो नोन एज द हुलिया सिस्टम। ही प्रोहिबिटेड ड्रिंकिंग, गैम्बलिंग एंड सीक्रेट असेंबलीज ड्यूरिंग हिज रेन। काफी कुछ हमें यहाँ पे औरंगजेब से मिलता हुआ दिखाई देता है। औरंगजेब की बात जब हम करेंगे मुगल डायनेस्टी के अंदर, तब हम देखेंगे कि उनका तो और ज्यादा स्ट्रिक्ट ऑर्थोडॉक्स एंड स्टॉन्च रूल जो है हमें देखने को मिलता है। यहां पर इन्होंने ड्रिंकिंग के ऊपर पाबंदी लगाई, गैम्बलिंग यानी जुआ खेलने के ऊपर, एंड सीक्रेट असेंबलीज कोई जो है हम आगे बढ़ेंगे टुवर्ड्स द मॉडर्न हिस्ट्री, तब हम देखेंगे सीक्रेट असेंबलीज का क्या योगदान था भारतीय मॉडर्न इतिहास के अंदर। तो यहाँ पे इन्होंने पहले ही जो है सीक्रेट असेंबलीज को जो है वो बैन करा दिया है, ताकि कोई जो है इनके खिलाफ कोई षड्यंत्र ना रच सके। तो अलाउद्दीन खिलजी काफी दूरदर्शी सोच वाले रूलर हमें देखने को मिलते हैं, बट इनका रूल भी जो है ज्यादा चल नहीं सका। इनके गिरने के बाद हमें देखने को मिलता है खिलजी डायनेस्टी भी जो है वो पूरी तरह से गिर जाती है। एंड तुगलक्स टेक चार्ज आफ्टर अलाउद्दीन खिलजीज डेथ आफ्टर 4 years, डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ द सेकेंड अलेक्जेंडर, अपने आप को जो है द्वितीय सिकंदर के नाम से जो है ये इन्होंने प्रचार किया अपना। एंड ही टुक द एपिथेट ऑफ सिकंदर ए सानी, मतलब सेकेंड अलेक्जेंडर, अपने आप को जो है सिकंदर से कंपेयर किया था, बिकॉज हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं सिकंदर ने जो है काफी पहले अराउंड 326 BCE के अंदर इंडिया के अंदर इन्वेड किया था एंड बैटल ऑफ हाइडेस्फीस वो जीतने में भी वो सफल रहे थे अगेंस्ट किंग पोरस। एंड उनका एम्पायर उस समय के हिसाब से बहुत ही बड़ा और शक्तिशाली एम्पायर बन गया था। तो अलेक्जेंडर की तरह ही इन्होंने भी काफी सारे इन्वेजन्स निकाले, काफी सारे एक्सपेडिशंस निकाले, मलिक काफूर को भेजा आगे की तरफ। तो अपने आप को जो है इन्होंने द्वितीय सिकंदर की उपाधि दी थी, सिकंदर ए सानी। इनके बाद अब बात करते हैं एक बार दाग एंड हुलिया या फिर दाग एंड चेहरा सिस्टम के बारे में थोड़ा डिटेल के अंदर, बिकॉज यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, स्टेट पीसीएस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा बन जाता है द दाग एंड हुलिया सिस्टम। दाग सिस्टम वाज नथिंग बट टू प्रिवेंट द करप्शन एंड इंश्योर लॉयल्टी अमंग सोल्जर्स। ये तो हमें हुलिया सिस्टम देखने को मिलता है, नहीं दोनों ही है। की फीचर्स वाज दाग, दैट इज ब्रांडिंग ऑफ हॉर्सेस। Each horse was branded with a royal mark to ensure that only high quality horses were used in the army. This prevented fraudulent practices where soldiers would present inferior or borrowed horses. जैसा कि हम बात कर चुके हैं, कोई बाहर का घोड़ा आके आर्मी के अंदर अब नहीं रह सकता था, बिकॉज रॉयल घोड़े जो कि यूज किए जा रहे थे आर्मी की कैवलरी के अंदर, उनके ऊपर हमें दाग या फिर एक रॉयल सिंबल जो है वो देखने को मिलता था। इसके बाद हुलिया सिस्टम वाज descriptive role of soldiers, detailed records of soldiers including their physical appearance and personal details were maintained to prevent impersonation and corruption in the military। जैसे कि मैंने बात की, कोई बाहर का आदमी आके इन्फिल्ट्रेट नहीं कर सकता था इनकी आर्मी के अंदर, बिकॉज यहाँ पे पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन हर एक सोल्जर का इंक्लूडिंग हाइट, वेट, एवरीथिंग हमें देखने को मिलता है इनके चेहरा या फिर हुलिया सिस्टम के अंदर। इसके बाद कैश पेमेंट सिस्टम, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हमें एक और देखने को मिलता है इनके मार्केट एंड प्राइस कंट्रोल सिस्टम के बाद। आर्मी के अंदर इन्होंने क्या किया, इन्होंने कैश पेमेंट जो है वो करनी शुरू करी। कैश जो है, पैसा किसको पसंद नहीं होता है, जिसको मिलता है भाई वो लॉयल तो फिर रहेगा ही। तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है टू प्रोवाइड रेगुलर एंड फेयर सैलरीज टू सोल्जर्स इंस्टेड ऑफ ग्रांटिंग लैंड, दैट इज इक्ता। इक्तादारी सिस्टम का डिक्लाइन यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी देखने को मिलता है। हेलो हेलो, हाँ।
अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे हमें देखने को मिलता है इक्तादारी सिस्टम का जो है एक डिक्लाइन का फेज एंड अब कैश पेमेंट ही जो है वो चालू कर दी गई थी सोल्जर्स के लिए. सोल्जर्स वर पेड इन कैश फ्रॉम द रॉयल ट्रेजरी इंस्टेड ऑफ बीइंग गिवन जागीर्स और लैंड ग्रांट्स. जागीर वर्ड का इस्तेमाल यहाँ पे गलत है, यहाँ पे इक्ता वर्ड का जो है इस्तेमाल होना चाहिए था, बिकॉज जागीरदारी का सिस्टम हमें आगे अकबर के टाइम पीरियड पे देखने को मिलेगा, हु रूल्ड फ्रॉम 1556 टू 1605. इनके टाइम पे जागीरदारी, मानसबदारी एंड द जब्त सिस्टम हमें देखने को मिलते हैं, वहां पे ये वर्ड ज्यादा सूटेबल रहेगा. फिलहाल जागीर की जगह यहाँ पे आपको इक्ता वर्ड का इस्तेमाल करना है. टू कंट्रोल इन्फ्लेशन एंड इंश्योर अफोर्डेबिलिटी, अलाउद्दीन regulated the prices of essential commodities and introduced the market reforms. This system strengthened the army and made it more professional and loyal to the sultan. जैसे कि मैंने बात की, कैश जो है सबको कैश पेमेंट ही ज्यादा जो है वो पसंद आती है, एंड लैंड ग्रांट्स का सिस्टम जो है वो अब डिक्लाइनिंग फेज में था, एंड कैश पेमेंट्स हमें बढ़ती हुई दिखाई देती है इन द आर्मी ऑफ अलाउद्दीन खिलजी. मैप के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं, जो हमें थोड़ा कम ब्राउन वाला एरिया दिखाई देता है, ये मलिक काफूर के एक्सपेंशंस या फिर एक्सपेडिशंस के बाद हमें ऐड हुआ दिखाई देता है इन द मेन दिल्ली सल्तनत. इसके अंदर हमें द्वार समुद्र और वारंगल के रीजन्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट देखने को मिलते हैं. अलाउद्दीन खिलजी के पास बाकी का एरिया हमें देखने को मिलता है, जिन्होंने खुद जो है वो जीता था. हम बात ऑलरेडी कर चुके हैं. इसके बाद हमारी अगली डायनेस्टी, जिसका नाम था द तुगलक डायनेस्टी, 1320 से लेके 1414 सीई के बीच में हमें डायनेस्टी देखने को मिलती है, एंड इट वाज द लॉन्गेस्ट लिविंग डायनेस्टी ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ द दिल्ली सल्तनत. सबसे लंबी चलने वाली डायनेस्टी हमें कौन सी देखने को मिलती है? द तुगलक डायनेस्टी. अराउंड 94 साल का टाइम पीरियड फ्रॉम 1320 टू 1414 हमें देखने को मिलता है. सबसे पहले अगर हम बात करें इनके फाउंडर के बारे में, ही वाज घियासुद्दीन तुगलक. बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट. He was the founder and he built the city of तुगलकाबाद. तुगलकाबाद जो है हमें देखने को मिलता है घियासुद्दीन तुगलक ने ही जो है वो बनवाया था. इसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 बहुत ही फेमस रहे हैं. जो हिस्ट्री नहीं भी पढ़ते हैं उनको भी इनका नाम जो है जरूर पता ही होगा, मोहम्मद बिन तुगलक, जिनको द इंटेलिजेंट फूल जो है वो कहा जाता है हमारी इंडियन हिस्ट्री में, बिकॉज इनके रिफॉर्म्स ही कुछ ऐसे थे. कैपिटल को शिफ्ट करना दिल्ली से दौलताबाद की तरफ हो गया, या फिर हमें देखने को मिलता है सोने के सिक्के बंद करा के इन्होंने कॉपर के सिक्के जो हैं वो चलाने शुरू किए. ये सब हमें इनके रिफॉर्म्स देखने को मिलते हैं, जिसको हम टोकन करेंसी कहते हैं. ट्रांसफर्ड द कैपिटल टू दौलताबाद एंड इट आल्सो फेल्ड डिसाइसिवली. दिल्ली से जो है दौलताबाद की तरफ इनका जो है कैपिटल को शिफ्ट करने का जो निर्णय है इन्हीं के ऊपर भारी पड़ गया. टोकन करेंसी जो हमें देखने को मिलती है कि सोने के सिक्कों या फिर चांदी के सिक्कों को बैन करा के इन्होंने तांबे या फिर पीतल के सिक्कों का इस्तेमाल शुरू किया पैसे बचाने के लिए. बट ये सिस्टम भी जो है पूरी तरह से फेल हो जाता है, एंड ही रेज्ड द टैक्सेस इन द दोआब रीजन. दोआब का जो हमें रीजन देखने को मिलता है उसके अंदर इन्होंने टैक्सेस जो है वो बढ़ा दिए फॉर मोर रेवेन्यू. बट लोगों ने जो है वहां पे रिवोल्ट करना शुरू किया, एंड ये सिस्टम भी जो है बुरी तरह से फेल हो जाता है. एंड प्लान्ड सेंट्रल एशियन एक्सपेडिशन विच वाज नेवर मटेरियलाइज्ड. तो इन रिफॉर्म्स की वजह से आगे जाके स्कॉलर्स, खासकर की ब्रिटिश स्कॉलर्स लाइक जेम्स मिल, जो है इनको द इंटेलिजेंट फूल है वो नाम दिया अपनी किताबों के अंदर. तो ये देखने को मिलता है. हेलो, आवाज जा रही है बीच बीच में. तो ये हमें देखने को मिलता है कि इनको जो है इंटेलिजेंट फूल के नाम से काफी सारे स्कॉलर जो हैं वो जानते हैं. इसके बाद एक काफी स्टॉन्च एंड ऑर्थोडॉक्स रूलर हमें देखने को मिलते हैं, फिरोज शाह तुगलक, जिनको जो है औरंगजेब के साथ कंपेयर बहुत स्कॉलर्स ने किया है. कंस्ट्रक्टेड केनाल्स, गार्डन्स एंड मदरसाज बट इम्पोज द जजिया ऑन ब्राह्मण्स. हमें देखने को मिलता है फिरोज शाह तुगलक ने जो है जजिया टैक्स ऑन ब्राह्मण्स के ऊपर जो है वो लगा दिया था, और औरंगजेब ने भी 1679 के अंदर जजिया टैक्स सारे के सारे नॉन मुस्लिम्स पे लगाया था. इस रीजन की वजह से जो है काफी सारे स्कॉलर्स मेडिवियल टाइम के बाद, मतलब कि औरंगजेब के टाइम के बाद हो गए, एंड मॉडर्न स्कॉलर्स जिसके अंदर हमें ब्रिटिश या फिर स्पेनिश स्कॉलर्स हमें देखने को मिलते हैं, वो इन दोनों को जो है वो काफी ज्यादा जो है वो कंपेयर करते हैं. किनकी बात कर रहे हैं हम? फिरोज शाह तुगलक एंड औरंगजेब. इसके बाद फाउंडेड न्यू टाउन्स नेम्ड फिरोजाबाद, हिसार एंड जौनपुर. 3 नए टाउन्स या फिर हमें शहर देखने को मिलते हैं इनके टाइम पीरियड पे जो कि इन्होंने बनवाए थे. दोज वर फिरोजाबाद, हिसार एंड जौनपुर. ही वाज अ कंजर्वेटर ऑफ हेरिटेज एंड रिपेयर्ड द कुतुब मीनार. कुतुब मीनार जो हमें देखने को मिलता है इनके टाइम पीरियड तक जो है थोड़ा सा
खराब हो गया था, बट इन्होंने जो है उसका रेनोवेशन करवाया था एंड काफी सारे मॉस्क वगैरह बनवाए थे एंड मंदिर वगैरह तोड़े थे। ये हमें देखने को मिलता है इनके रेन के दौरान। दिस इज व्हाई ही इज नोन एज अ स्टॉन्च रूलर, बट इस्लाम के लिए काफी ज्यादा काम जो है इन्होंने किया था। इसके बाद डिक्लाइन की बात करें, इंटरनल रिवोल्ट्स, ऑब्वियस सी बात है, अभी तक जितनी डायनेस्टीज हमने पढ़ी हैं उसके अंदर हमें यही देखने को मिलता है कि इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स, इंटरनल रिवोल्ट्स की वजह से जो है सारी की सारी डायनेस्टीज जो है वो गिरी हैं एंड वीक रूलर्स एज वेल। ये दो रीजंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी डायनेस्टी के गिरने और संभलने के बीच में। इंटरनल रिवोल्ट्स एंड वीक सक्सेसर्स लेड टू द राइज ऑफ रीजनल स्टेट्स। रीजनल स्टेट्स के बारे में जो है इसके बाद दिल्ली सल्तनत के बाद जो हमारी क्लास होगी उसके अंदर हम बात करेंगे कौन कौन से रीजनल स्टेट्स का राइज हमें देखने को मिलता है, कैसे वो राइज करते हैं, कैसे वो टूट के निकलते हैं दिल्ली सल्तनत से, वो हम देखेंगे। तैमूर्स इन्वेजन इन 1398 destroyed दिल्ली, weakening the sultanate। तैमूर का जो इन्वेजन हुआ था हमें देखने को मिलता है बहुत ज्यादा डिसाइसिव फैक्टर बन गया वो तुगलक डायनेस्टी के फॉल के पीछे। एंड जो सैयद डायनेस्टी हमें देखने को मिलेगी इसके बाद वो भी जो है तैमूर के ही आप कह सकते हैं, खिजर खान जो है उन्हीं के गवर्नर थे, वही आके दिल्ली सल्तनत पे जो है वो राज करते हैं 37 ईयर्स तक, जब तक बहलोल लोदी जो है उनको हरा नहीं देते हैं। तो फिलहाल आज की क्लास में जो है हम तुगलक डायनेस्टी तक ही करेंगे। इसके बाद अगली क्लास के अंदर हम बात करेंगे अबाउट द सैयद डायनेस्टी, द लोदी डायनेस्टी, द फॉल ऑफ द दिल्ली सल्तनेट, इट्स एडमिनिस्ट्रेशन, इट्स कल्चर, इट्स रिलीजन, इन सब के बारे में जो है हम बात करेंगे। उनके आर्किटेक्चर के बारे में हम बात करेंगे अगली क्लास के अंदर। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। शुक्रिया।